नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी राष्ट्र प्रेमियों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या करप्शन, भ्रष्टाचार पे विस्तृत चर्चा की थी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रयत्नों के बारे में भी विस्तृत बातें की थी। दोस्तों, वैसे ही आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को ले रहे हैं। इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। हिंदी के मूर्धन्य कवि दुष्यंत कुमार जी, जो अपनी आधुनिकता के कारण भी बहुत जाने माने गए हैं, उसकी एक काव्य पंक्तियों से हम शुरुआत करेंगे। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, ये मेरे सामने जो गिरता सा मकान है, ये मेरे सामने जो गिरता सा मकान है, हाँ मुझे मालूम है ये संविधान है। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। वास्तव में हमारे देश में बदलाव की शुरुआत 2014 से हुई। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव की ओर दौड़ता हो गया। एक नई राजकीय व्यवस्था की फिलसूफी आई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लक्ष्य आया और देश आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहा, दिशाएं आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई। अभी भारत के अंदर और बाहर भारत के संविधान के बारे में बहुत सारी चर्चा बौद्धिकों के दरमियान चलती रहती है। कई लोग संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को वर्तमान सरकार तोड़ मरोड़ रही है, ऐसा प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं आम जनता में एक नया विश्वास भी आकार ले रहा है। संविधान और उसकी राजकीय आर्थिक फिलसूफी के बारे में भी लोग नई तरह से सोचने लगे हैं। एक नया मूल्यांकन आज़ादी के अमृत काल में हम करें, अपनी संविधान का और अपने लक्ष्यों का। ये मांग लोगों में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। इसीलिए हमने आज ये विषय को चुना कि जो संविधान के तहत अभी हम सब काम कर रहे हैं, उस संविधान के बारे में थोड़ा सा जानें। भारतीय संविधान में कई प्रासंगिक और अप्रासंगिक विचार व्यक्त किए गए हैं, जो उस समय की बात पर खरे थे, लेकिन सुंदर भविष्य के लिए वो मापदंड में बहुत कमज़ोर महसूस हो रहे थे। संविधान उस समय बना जब भारत में एक ही पक्ष, कांग्रेस पक्ष, मजबूत था। वही स्वातंत्र्य प्रवृत्तियों की अगुवाई कर रहा था और अंग्रेज हुकूमत से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। हमारे संविधान के आमुख में अगर हम देखें तो ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि हमारा संविधान सबके लिए न्याय,
सबके लिए समानता और सबको स्वातंत्र्य, भारत की एकता और व्यक्तिगत मान सम्मान की गारंटी दे रहा है। आइए संविधान की इस यात्रा में कुछ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम की भी बात करते हैं। आप सभी ने जाना होगा या इतिहास में पढ़ा होगा। भारत की राजकीय व्यवस्था देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा था। ब्रिटिश इंडिया में रूलिंग का क्या नेचर होना चाहिए, उसके लिए साइमन कमीशन अभ्यास कर रहा था। और उसी के सुझाव में 1928 में 1928 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज संविधान की कमेटी बनी। ये संविधान की हिलचाल को आप ध्यान से सुनिएगा। बाद में अंग्रेज हुकूमत ने भारत में अपने शासन में भारत के प्रबुद्ध लोगों को समाने के लिए प्रोविंशियल असेंबलियां बनाई। उस प्रोविंशियल असेंबली में मेंबरों को अपॉइंटमेंट किया जाता था और एक खास तरह के इलेक्टोरल जो वर्ग था उसमें से वो चुने जाते थे। वो आज की तरह आम चुनाव नहीं होता था। 6 दिसंबर 1946 इस प्रोविंशियल असेंबली से चुने हुए सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई 6 दिसंबर 1946 और उसको संविधान सभा का नाम दिया गया। ये सीधा चुनाव नहीं था, फिर से आप समझ लीजिए। भारतीय लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि भारत के प्रबुद्ध लोग और अंग्रेजी शासन के द्वारा हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों से चुनिंदा लोगों को चुना भी गया था और प्रादेशिक असेंबलियों के मेंबरों से ये बना था। संविधान सभा ने अपनी अलग अलग कमेटियां बनाई थी। उसमें संविधान के ड्राफ्ट की कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। कहा जाता है कि दुनिया के अच्छे अच्छे संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर भारत का एक संविधान मॉडल संविधान बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें सब अच्छे महान भारतीय बुद्धिजीवी शामिल थे। बड़ी चर्चा के बाद वो हर बात को अप्रूव करते थे, लेकिन थे तो मनुष्य, और वो मनुष्य की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं और अपने अपने पक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेदों में ये सारे लोगों के अपने अपने विचार, सोच और पक्ष को समाने की कोशिश की गई। दोस्तों, हमें आज़ादी मिली, आप सबको, हम सबको ख्याल है कि 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उनसे पहले संविधान कमेटी जो बन गई थी, तो आज़ादी से पहले उन्हीं को पार्लियामेंट डिक्लेयर किया गया। यानी संविधान सभा जो थी वो पहली पार्लियामेंट बन गई। वो चुनाव से नहीं बनी थी, अपने आप अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास कर दिया और उसके अनुसार वो बन गई। भारत की लोकसभा का पहला चुनाव 17 अप्रैल 1952 में हुआ। 13 मई 1952 को चुनी हुई पहली भारत की संसद का पहला अधिवेशन हुआ। इसके दरमियान अब समझने की बात है कि भारत की चुनी हुई सरकार और चुनी हुई लोकसभा तो 1952 18 मई को आई। इससे पहले 18 जून 1951 को संविधान में
अचानक संशोधन कर दिया गया। SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तब से लेकर आज तक संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान में किए गए संशोधनों से भारत की आर्थिक और सामाजिक और राजकीय परिस्थितियां बदलती गई। देखिए इसका क्या असर होता है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। भारत में जैसे को आप सबको याद है, भारत में एक बहुत बड़ा लोकशाही के सामने प्रश्न आ गया था जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। उसी इमरजेंसी के दरमियान संविधान अमेंडमेंट संशोधन बिल 42 को लाया गया, जिसमें भारत के लक्ष्य को ही बदल दिया गया। ये चेंज बहुत ही आश्चर्यकारक था, लेकिन संसद में बहुमत होने के कारण इंदिरा जी ने ये इमरजेंसी के दरमियान करा लिया, जो आज तक वैसा ही है। क्या हुआ उसमें डिफरेंस अब हम देखेंगे। सार्वभौमत्व भारतीय प्रजासत्ताक नाम बदल दिया गया। भारत का जो नाम था सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो नाम बदलकर सार्वभौमत्व समाजवादी बिन सांप्रदायिक प्रजासत्ताक लोकतंत्र नाम भारत को दिया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये अमेंडमेंट 42 के नाम से आया। और उनमें से ये शब्द भी निकाल दिए गए जो पहले थे, यूनिटी ऑफ द नेशंस एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, ये भी नाम बदल दिया गया। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी भारत में लागू थी। तो इसका नतीजा ये रहा कि इसके कारण सारी भारत की पॉलिटिकल व्यवस्था ही बदल गई। देखिए ये सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि तेज़ी से बदलते आधुनिक भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास में अभिव्यक्ति, न्याय और समानता का आदर्श रखने वाले संविधान जैसे एक लक्ष्मण रेखा यानी एक मर्यादा बन गई, इसी का एक दायरा बन गया। इस दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो संविधान एक बंद किताब हो गई। ये डेमोक्रेटिक एक दस्तावेज था, एक प्रतिबद्धता थी, वो निकल गई। और जैसे कोई प्रतिबद्ध रिलीजन हो और उसको जैसे जैसे करना होता है, ऐसी एक किताब बन गई। SC ST हमारे समाज के पिछड़े वर्गों को नए भारत में सम्मानजनक स्थान मिले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम समझते हैं कि जब हमारे पिछड़े वर्गों को हम साथ लेकर राष्ट्र का निर्माण में लगाएंगे, तभी एक मजबूत भारत खड़ा हो सकता है। लेकिन इसके द्वारा फिर शुरू हुई जातिगत राजनीति, तुष्टीकरण राजनीति, अलगाववादी राजनीति और प्रादेशिकवादी राजनीति और राजनेताओं ने संविधान की सारी भावनाओं को भ्रष्ट कर दिया। पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले एक विशिष्ट वर्ग उभरा, जो सामाजिक न्याय के नाम से या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, वो सत्ता में भागीदारी मांग रहे थे। अब डेमोक्रेसी में भागीदारी कैसे हो सकती है? वो तो चुने हुए लोग ही काम कर सकते हैं, जिसमें सभी जाति के लोग होते हैं। लेकिन एक ऐसी भयंकर राजनीति की शुरुआत हुई आधुनिक युग में, वो हमारे लिए एक दोष बन गई। मंडल आयोग के द्वारा समाज के अन्य जातिगत वर्गों को सामाजिक न्याय के नाम से
संविधान में आरक्षण व्यवस्था दी गई। आरक्षण की स्थिति बढ़ती गई, आरक्षण की मांग भी बढ़ती गई। मंडल कमीशन के बाद तो आरक्षण की मांग करने वाले अलग अलग समाज सब बाहर आ गए, जैसे गुर्जर, पाटीदार, मराठे। ये सब लोगों ने आंदोलन करके अपने लिए रिजर्वेशन की मांग की। राष्ट्र सामाजिक उथल-पाथल के एक दुष्चक्र में फंस गया और वो बात निकल गई कि राष्ट्र के पिछड़े वर्ग को आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत बनाना है, तो उसके लिए काम करना है। सिर्फ आरक्षण व्यवस्था से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति थी। अब इसी बीच में आर्थिक तौर से पिछड़े सवर्ण वर्ग को कुछ नहीं मिला था। तो 12 जून 2019 में पहली बार वर्तमान सरकार श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में संशोधन कानून पास किया 103 नंबर का। वो 103 नंबर का कानून पास करके 10% आरक्षण की व्यवस्था उन सवर्ण लोगों के लिए करी जो पिछड़े हैं, गरीब है और जिनका कोई भविष्य नहीं था इस राष्ट्र में। अगर इसके लिए कोई व्यवस्था न की जाए तो उसको भी तो मजबूत बनाना है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करते ही सवर्णों के विरुद्ध एक तूफान खड़ा हो गया। अपने को बिन सांप्रदायिक बताने वाले, अपने को सामाजिक न्याय के पक्षधार बताने वाले बुद्धिजीवी, नेता वर्ग, सवर्ण वर्ग के विरुद्ध इस आरक्षण के लिए, इस आरक्षण के सामने हल्ला बोल दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि सरकार ने ये जो रिजर्वेशंस रखा है वो संविधान के अनुकूल है और किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं है और संविधान की कोई भावना को वो ठेस नहीं पहुंचाता है। हो सकता है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भी लोग पुनर्विचार कराने की भी एप्लीकेशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में वो पुनर्विचार की एप्लीकेशन जाती है तो क्या होता है। लेकिन इसी वक्त हालात ये है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने इसलिए कही कि ये पूरा संविधान के बारे में जो परिस्थितियां खड़ी हो गई है, उससे हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि ब्रह्मनाथ इस संविधान के बारे में फिर से आज के हालात और अमृत काल का काल देखते हुए भारत की लोकशाही के भविष्य के लिए, आने वाले 100 सालों के लिए संविधान में फिर से सोच विचार किया जाए। उसके लिए पुनः संशोधन की एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी हमारी मांग है। संविधान को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से कई ऐसी बातें हैं जो आज के हमारी सामाजिक और आर्थिक और राजकीय बातों को जो हैं पीछे ले जा रही है। तो ब्रह्मनाथ की इस मांग में के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। ब्रह्मनाथ ये मांग इसलिए करता है कि आने वाले वर्षों में भारत जो विश्व की एक शीर्ष आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बनने जा रही है, अगर उसको और आगे ले जाना है, मजबूत करना है, भारत के समाज के हर लोगों को अगर न्याय दिलाना है, तो एक नए संविधान की हमें ज़रूरत है। तो ब्रह्मनाथ ऐसी मांग कर रहा है, आपके सामने रख रहा है। अगर आप सभी दोस्तों को और विचारकों को और भारत प्रेमियों को ऐसा लगे कि हमारे संविधान में फिर से सोचने की समय अवधि आ गई है, तो इसकी मांग हमें साथ मिलकर करनी चाहिए। हम तो आज इस एपिसोड से करते ही हैं सरकार के सामने। दोस्तों, आज तो इतना ही।
फिर से मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई सोच, कुछ नए विचार के साथ। लेकिन थोड़ी सी बात आपको जाते जाते हम गुजरात के में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। गुजरात का चुनाव जो है दोस्तों, वो एक बहुत ही महत्व का एक ऐसा कदम है जो राष्ट्र के लिए हर तरह से नई सोच और नए विचार खोलेगा। इतने सालों से गुजरात में मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है और गुजरात ने पूरे देश को एक नया नक्शा दिया है, देश का विकास का नक्शा दिया है, सोच का नक्शा दिया है और उसी तरह राष्ट्र में परिवर्तन भी आया है। तो गुजरात और गुजरात के लोगों को हमारी नम्र अपील है कि वो अपनी जिम्मेदारी से, राष्ट्र की तरफ की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसी तरह फिर से नई सरकार बनाने के लिए सकारात्मक ढंग से सोचें और बड़ी मात्रा में मतदान करें। दोस्तों सोचिए, दो चीज़ों का संयोग अगर न होता और होता तो क्या होता। देखिए, आज़ादी मिली, उन्हीं के साथ महात्मा गांधी हमसे बिछड़ गए। सरकार में गृह मंत्री थे सरदार पटेल, वो भी थोड़े समय के लिए रहे और फिर वो भी इस दुनिया से विदा हो गए। तो इससे परिवर्तन क्या आया? पंडित नेहरू को संपूर्ण सत्ता मिल गई और इसके कारण सत्ता एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो परिवारवाद भी उनमें से जन्मा और आज की स्थिति भी उन्हीं में से है। देश का विभाजन भी जनता को पूछे बिना हो गया था। देश का संविधान भी जनता को विश्वास में नहीं लिया गया, इस तरह से बना। और जनता के सामने जो लक्ष्य रखने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ये महान सब लोग जो इसके साथ जुड़े थे वो कमज़ोर साबित हुए, ऐसा आज लगता है। इसलिए फिर से इसके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत है और हम फिर से इस मांग को दोहराते हैं और आपसे विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले हम वंदे मातरम में आपको उस संत से परिचय कराना चाहते हैं, कपिल स्वामी, जो एक बहुत बड़े शिक्षणविद है, बहुत ही शिक्षा चलाते हैं और तिरंगा सैल्यूट करके भारत की एक जो बड़ी एक संस्था है उसका भी नेतृत्व करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से भी जुड़े हैं, शिक्षा से भी जुड़े हैं और हमारे राष्ट्र के लिए जो शहीद होते हैं उस परिवारों का भी वो ध्यान रखते हैं, खबर रखते हैं। तो आइए, ब्रह्मनाथ के साथ उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई है, उसके अंश हम आपको दिखाएं वंदे मातरम में। धन्यवाद। जय हिंद। सर, खास करके कोई भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। जी जी। पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र की उन्नति करना है जी, तो राष्ट्र धर्म ही सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। जो राष्ट्र में जो व्यक्ति जन्म पाता है उनको अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, वो अपनी फर्ज है, अपना कर्तव्य है। जी जी जी, जरूर। भारतवर्ष में हमारा सबसे राष्ट्र धर्म सैल्यूट तिरंगा, तिरंगा यानी हमारा राष्ट्र ध्वज। सही बात। और राष्ट्र ध्वज के नीचे सब प्रजा आ जाए, सब धर्म आ जाए तो ही राष्ट्र धर्म कहलाते हैं। तो हमने 3 साल पहले सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रीय एनजीओ बनाई जो बिन पॉलिटिकल है और सैल्यूट तिरंगा का सबसे मेन कार्य है जो हमारे देश के रक्षण करने वाले सैनिक है जो बॉर्डर पे, और हमने मैक्सिमम देखा है कि जो सैनिक लड़ने वाले हैं उनका परिवार बहुत छोटे परिवार से आता है, वो ग्रामीण इलाके से आता है।
सिटी में कमाता हुआ कोई व्यक्ति, कोई युवा बॉर्डर पे लड़ाई करने नहीं जाएगा। तो सैल्यूट तिरंगा इसलिए बना है कि बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक हमारे युद्ध में या तो किसी भी प्रकार से शहीद होते हैं, उनका परिवार को संभालना ये सैल्यूट तिरंगा का काम है। आज राष्ट्र के सभी राज्यों में सैल्यूट तिरंगा की टीम गठन हो चुकी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गठन हो चुकी है और हम गुजरात में भी इस सैल्यूट तिरंगा को गठित करना जा रहे हैं, डेवलपिंग करना जा रहे हैं। क्यों कि दूसरा काम हमारा है सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना। हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को, हर एक बुजुर्ग को अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इस विचार के साथ सब लोग जुड़ जाए तो ही हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए तिरंगा एक राष्ट्रीय एनजीओ बनी है और उस राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा के अंदर हमारे कई जाने माने मिनिस्टर भी जुड़े हुए हैं, एमपी एमएलए भी जुड़े हुए हैं, कई सीएम भी जुड़े हुए हैं और कई उद्योगपति और कई युवा भी जुड़े हैं। उस सैल्यूट तिरंगा एनजीओ का मैं राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ।